हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज का टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। लाइट और मैटर दोनों के अंदर एनर्जी निहित है। ठीक है, लाइट के अंदर भी एनर्जी है और मैटर के अंदर भी एनर्जी है। अब हम दोनों तरह की एनर्जीज़ को अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इनके इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह का इंटरेक्शन होता है। पहले हम स्टडी करते हैं लाइट की। लाइट, हम यहाँ बात करें ओवरऑल स्पेक्ट्रम की। जो भी लाइट हमें सन से मिलती है या जो भी एनवायरनमेंट में हमें मिलती है, ठीक है, वो एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी वेवलेंथ्स का। बहुत सारी वेवलेंथ्स होती है उसमें, कॉस्मिक, गामा, एक्स-रे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो एंड रेडियो। these all types of waves are present in the sunlight. जब हम लाइट में ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है, इनके पैरामीटर्स, इनके मेजरमेंट पैरामीटर्स बहुत सारे हैं। आप किसी से के भी थ्रू भी आप चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर सकते हैं, चाहे वेवलेंथ को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वेव नंबर्स को स्टडी कर सकते हैं। सो एनीथिंग, ये हमारे दूसरे लेक्चर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लेक्चर में आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो भी स्पेक्ट्रम है लाइट का, ठीक है, जितना भी स्पेक्ट्रम है उसके अंदर प्रेजेंट है एनर्जी। ठीक है, that energy is in the form of small packets. That energy is present in the form of small packets. इन पैकेट्स को क्या कहते हैं? These packets are known as क्वांटा। कहीं पे भी एनर्जी होती है तो वो एनर्जी हमेशा स्मॉल पैकेट्स में प्रेजेंट होती है और इन पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा। ठीक है, या फोटोन्स भी कहते हैं। एक फोटोन की वैल्यू जो होती है दैट इज E=h²। ठीक है, तो h² के बराबर होती है एक फोटोन की वैल्यू। और जो एनर्जी है उसमें ये जो फ्रीक्वेंसी टर्म है न्यू, ठीक है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस वेवलेंथ की या किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक पैकेट होगा। ठीक है, पर पैकेट के अकॉर्डिंग ही हम इसका इंटरेक्शन मैटर के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि वेव के अंदर जो एनर्जी है वो पर पैकेट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर लाइट वेव आ रही है, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो स्मॉल पैकेट्स में आ रही है और हर एक पैकेट इक्वल अमाउंट की एनर्जी का है। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा प्लांक थ्योरी में। ठीक है, प्लांक ने ये कांस्टेंट दिया था, प्लांक ने ये फॉर्मूला दिया था E=h², और इसके अकॉर्डिंग आप जो हैं वो निकाल सकते हैं कि किस टाइप की रेडिएशन में किस तरह की कितनी अमाउंट की एनर्जी होगी। ठीक है, ये तो हुई लाइट रेडिएशन की बात। दूसरी तरफ हमारे पास है मैटर। जब लाइट का इंटरेक्शन मैटर से होगा तो मैटर के अंदर क्या होगा? ठीक है, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मैटर। अब मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। पहले तो मॉलिक्यूल दो तरह के जो एनर्जीज हैं वो इसके अंदर होंगी मैटर के अंदर। एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी और एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर एनर्जी। तो इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी जो है वो हमारे जितने भी कोहेसिव फोर्सेस या जितने भी मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे उन सारे फोर्सेस को हम इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी कहेंगे। वो जो एनर्जी है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट की होती है। दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं उनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी भी होती है। अब मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड। हर एक बॉन्ड, लाइक अगर मैं यहाँ पे CH4 के नॉट CH4, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी CH3Cl का। ठीक है, ये CH3Cl का मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ही यूज़ करूँ तो हर एक बॉन्ड का एंगल फिक्स है, लेंथ फिक्स है। ठीक है, और इनके जो आपस के अट्रैक्शन और रिपल्जन के अमाउंट है वो फिक्स है। तो अगर मैं एक भी बॉन्ड को उसकी प्लेस से हिलाती हूँ तो इसकी एनर्जी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि ये जो CH3Cl का मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl इंक्लूड्स 4 टाइप ऑफ एनर्जी। 4 तरह की एनर्जी है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी: रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसलेशनल। देयर इज 4 टाइप ऑफ एनर्जी। अब क्या है कि जो पहली टाइप की एनर्जी है लाइक रोटेशनल एनर्जी, तो अगर मैं इसको मॉलिक्यूल को जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है अगर मैं उससे मूव कर देती हूँ, ठीक है, वहाँ से रोटेट कर देती हूँ, तो ये हो गया रोटेशनल एनर्जी। अब व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ मॉलिक्यूल,
जब भी एक लाइट जो है मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करती है, आई हैव टू रब दिस, ठीक है, जब यहाँ पर E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, अगर ये एच न्यू इस मॉलिक्यूल पे जाती है और इस मॉलिक्यूल को रोटेट कराने में एबल है, कराने के लिए कैपेबल है, तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। यानी कि जो लाइट फ्रीक्वेंसी, जो लाइट एनर्जी थी, उसने क्या किया, मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया। इसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, दैट इज रोटेशनल एनर्जी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ी जाती है, हम अगले लेक्चर में बताएंगे। दूसरी तरफ इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉन्ड और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, ये दोनों, अगर कोई लाइट एनर्जी ऐसी है जो इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को चेंज कर सकती है, तो हम उसको स्टडी करेंगे अंडर द वाइब्रेशनल एनर्जी, बिकॉज दीज बॉन्ड आर नॉट द रिजिड रॉड्स, ठीक है, रिजिड नहीं है अपनी पोजीशन पे। अगर ये एक H जो है वो C के साथ इंटरेक्शन में है, तो वो इंटरेक्शन जो है वो एक स्प्रिंग लाइक इंटरेक्शन है। तो ये जो H है ये इससे दूर भी जा सकता है और पास भी आ सकता है। अगर ये दूर जाते हैं या पास आते हैं तो क्या होगा, ये अगर कोई लाइट इनको इस तरह से मूव करा सकती है तो हम उसको कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उस एनर्जी से, वो होती है हमारी दूसरे टाइप की एनर्जी जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। इसको भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी नो दैट देयर इज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर वी नो दैट अ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, है ना, बहुत सारे ऑर्बिट प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट कर देते हैं किसी और एनर्जी लेवल पे, तो इस कंडीशन को भी अभी कहाँ करेंगे, ये भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इस कंडीशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। जो अगर लाइट एनर्जी से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को चेंज कर देते हैं तो मॉलिक्यूल की कौन सी एनर्जी इफेक्ट हुई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। चौथी है ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी कोई क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, इसलिए ये जो है एक नॉन क्वांटाइज्ड टाइप की एनर्जी है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं बॉर्न ओपेनर अप्रॉक्सीमेशन पे। बॉर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन। अब बॉर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता है कि जो भी तीन टाइप की हमारी क्वांटाइज्ड एनर्जी है, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तो वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जो ये फिक्स टाइप की एनर्जीज हैं, ठीक है, इन तीनों का सम एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होता है। यानी कि टोटल अमाउंट E टोटल इज इक्वल्स टू E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये तीन तरह की एनर्जी का सम, इसको हम कहते हैं बॉर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन। लास्ट में बची ट्रांसलेशनल, क्योंकि क्वांटाइज नहीं है इसलिए इसको बॉर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन में भी जगह नहीं मिली, ठीक है। अब आते हैं हम फोटोकेमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों के लॉज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लॉज जो हैं वो गवर्न करते हैं इसको। सो यहाँ पे तीन लॉ हैं, ठीक है, मैं इसको अब रब कर देती हूँ। सो लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री जो है वो बेसिकली दो लॉ हैं, लेकिन हम यहाँ पे तीन लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। दो हैं लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, और तीसरे वाला जो लॉ है वो दोनों में यूज़ होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी बेस वही है और फोटोकेमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ है वो है हमारा ग्रॉथस ड्रॉपर और सेकेंड लॉ जो है वो स्टार्क आइंस्टाइन है। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लॉ है दैट इज ग्रॉथस ड्रॉपर लॉ। ग्रॉथस ड्रॉपर, ठीक है, और दूसरा हमारा स्टार्क आइंस्टाइन। इन दोनों लोगों को हम अभी 2 मिनट में समझ जाएंगे, ठीक है, बने रहिए। अभी देखिए यहाँ पे लाइट की एनर्जी आई, यहाँ पे मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ठीक है।
ये एनर्जी अगर इसके साथ कंपैटिबल होगी, ठीक है, इसी के लेवल की होगी, तो ये एब्जॉर्ब होगी, अदरवाइज क्या होगा, या तो स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी या फिर ये पास हो जाएगी, ठीक है। सो अगर हम इधर से कोई एच अमाउंट की लाइट जो है वो यहाँ से भेजते हैं और वो इसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाती है ना। अब जो भी हमने यहाँ से सपोज हमने यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट जो है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप की मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, ठीक है, अगर हमने उसको इस मॉलिक्यूल के ऊपर, सपोज मॉलिक्यूल ए है, अगर हमने उसके ऊपर डाला, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एच न्यू अमाउंट की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब होती है, और एच न्यू डैश जो है वो यहाँ से, एच न्यू डैश जो है वो यहाँ से पास हो जाती है या फिर स्ट्राइक करके वापस लौट आती है। तो क्या होगा, जो पहला लॉ है दैट इज ग्राथस ड्रॉपर लॉ, वो ये कहता है कि केवल मान लो यहाँ से एच न्यू जो गए हैं, केवल वही लाइट यहाँ पे कोई चेंज करने में कैपेबल है जो एब्जॉर्ब होगी, यानी कि जो ट्रांसमिट हो गई या जो रिफ्लेक्ट हो गई वो यहाँ पे कोई चेंज करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड या जो भी है वो एनर्जी यहाँ पे यूज़ नहीं आएगी, केवल एब्जॉर्ब। तो हम ग्राथस ड्रॉपर लॉ को कह सकते हैं कि ओनली एब्जॉर्ब्ड लाइट कैन क्रिएट अ चेंज, ठीक है। सिंपल भाषा में आप जो है ग्राथस ड्रॉपर लॉ को यहाँ समझ जाइए, ओनली एब्जॉर्ब लाइट कैन क्रिएट, बाकी जो ट्रांसमिटेड है वो कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे, ठीक है। चेंज कैसा, फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। दूसरा हमारा स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ में क्या है कि इन्होंने कहा कि एब्जॉर्ब लाइट चेंज करेगी, और इन्होंने कहा कि वन मॉलिक्यूल वन क्वांटा, ठीक है, यानी कि एक क्वांटा ही एक मॉलिक्यूल को स्ट्राइक, एक क्वांटा ही एक मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा क्वांटा एब्जॉर्ब हो गया और आधा छूट गया, ठीक है। तो वन मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब वन क्वांटा एट वन टाइम, ठीक है, एक टाइम में एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो ये दो लॉ हो गए, शायद आपको क्लियर भी होंगे, ठीक है। अब क्या है कि एक मॉलिक्यूल ने कितना जो है क्वांटा यूज़ किया और उसके बाद उससे कितना अमाउंट निकला, उसको हम कहते हैं क्वांटम यील्ड, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे। मान लो स्टार्क आइंस्टाइन लॉ में अब मान लीजिए आपने 10 क्वांटा जो है वो यूज़ किया और 10 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो गए, तो इसको हम कहेंगे कि दैट क्वांटम यील्ड इज़ 1, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड बाय यूजिंग 10 क्वांटा, ठीक है। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आ गया होगा शायद आपको। एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम कहते हैं फाई ऑफ अ रिएक्शन, ये क्या है, दिस इज अ क्वांटम यील्ड ऑफ अ रिएक्शन, दिस इज given by number of molecules decomposed या फिर formed, जो भी आप पढ़ रहे हो, आप प्रोडक्ट पढ़ रहे हो तो formed, और अगर आप सबस्ट्रेट पढ़ रहे हैं तो decomposed, divide by number of quanta एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ओके। सो ये दो लॉ है हमारे ग्राथस ड्रॉपर और स्टार्क आइंस्टाइन, ये दो लॉ ही गवर्न करते हैं फोटोकेमिस्ट्री को। अब हमारा तीसरा लॉ जो है दैट इज लैम्बर्ट बियर लॉ, ठीक है। तीसरा लॉ है हमारा लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट बियर लॉ जो है वो एक कंबाइंड लॉ है लैम्बर्ट और बियर का, लैम्बर्ट बियर लॉ। इन्होंने क्या कहा था कि अब उन्होंने ग्राथस ड्रॉपर ने कहा कि एब्जॉर्ब होगा तभी रिएक्ट करेगा। अब इन्होंने एब्जॉर्प्शन के लिए इन्होंने कहा कि अगर इधर से लाइट आई, ठीक है, बीच में हमने रख दिया है जो भी मैटर है हमारा, ठीक है, जो भी मैटर है अगर हमने वो रख दिया है तो वो लाइट इस मैटर से पास होगी, ठीक है। यहाँ से हमारी गई ट्रांसमिटेड, यहाँ पे आ गई हमारी, सॉरी
यहाँ से आई हमारी इंसिडेंट लाइट, यहाँ से आ गई हमारी ट्रांसमिटेड। बीच में लैप्स क्या हुई, बीच में लैप्स हुई एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे क्या हुई एब्जॉर्ब। अब लैम्बर्ट बियर लॉ कहता है कि एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, तो A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL, ठीक है। लैम्बर्ट बियर लॉ इज सेइंग दैट A यानी कि एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL, वेयर एप्सिलॉन जो है वो है हमारा किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, C is the concentration of the substance and L is the length of tube या फिर लेंथ ऑफ इंटरेक्शन, जिसमें भी है ना। तो ये हो गया हमारा L, ठीक है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है दैट इज C, और एप्सिलॉन हो गया एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल 3 लॉज। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मॉलिक्यूलर एनर्जी चेंजेस को, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे along with GS Academy and please subscribe and like and share the video.